आज की इस कक्षा द्वादश की वीडियो में आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना नया पार्ट जो कि 7C है, जिसको हम हैलोजन परिवार यानी कि हैलोजन फैमिली के नाम से जानते हैं। हैलोजन फैमिली नाम से ही अपने आप को बताता है कि ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मतलब होता है हेलोस प्लस जीनस। हेलोस मीन्स होता है सी साल्ट और जीनस माने होता है टू प्रोड्यूस, मतलब समुद्री लवण से उत्पन्न होने वाले जितने भी लवण हैं, जितने भी पदार्थ हैं, वे अधिकांशतः क्या हैं? हैलोजन परिवार के तत्व हैं। मतलब हैलोजन परिवार के तत्वों को समुद्र से उत्पन्न किया जाता है। अब देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी के पी ब्लॉक में वर्ग 7A या 17वें में रखा गया है इनको। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन को सामान्यतः हैलोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य रूप से हैलोजन कहते हैं, क्योंकि इन तत्वों के लवण जैसे NaCl, NaBr, Ki आदि समुद्री जल में बहुतायत में पाए जाते हैं। बहुत अधिक मात्रा में समुद्र के अंदर ये पाए जाते हैं। हैलोजन ग्रीक भाषा का शब्द है। किसका? ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ है हेलोस। हेलोस माने सी साल्ट, जीनस, जीनस माने टू प्रोड्यूस। मतलब हेलोस प्लस जीनस टू प्रोड्यूस सी साल्ट, टू प्रोड्यूस मतलब समुद्री जल से उत्पन्न होने वाले। ठीक है, अब आगे देखेंगे। हैलोजन परिवार के सभी तत्वों को बाह्यतम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो NH2NP5 होता है। क्या होता है? NH2NP5 होता है। इन सभी में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करता है, इसीलिए इनको पी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं। ये वीडियो हमें दोबारा बनानी पड़ रही है, क्योंकि पहले भी हमने ये वीडियो बनाई थी दूसरे मोबाइल में, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण ये वीडियो आगे अपलोड नहीं हो पाई, इसलिए दोबारा बनानी पड़ रही है। अब फिर बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको वर्ग 7A में या 17वें वर्ग में रखा गया है। ठीक है, अभी सारे के सारे पहले एक बार सेटअप हो जाएं। देखिए, अब आप लोग पढ़ रहे हैं कि हमारा 9 नंबर होता है। 9 कितना? 9 नंबर होता है। किसका होता है? फ्लोरीन का होता है। थोड़ा जूम कर लेते हैं हम। किसका होता है जी? फ्लोरीन का। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं NH2 यानी कि 1s2 2s2 2p5। तो देखिए, पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में 2 + 5 बराबर 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे 7th A में रखा गया है। किसमें? 7th A में। 7 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसे 10 + 7 = 17 वर्ग में रखा गया है। तरीका समझ गए होंगे आप लोग? हाँ, समझ में आई बात? कोई दिक्कत तो नहीं है। चूंकि लास्ट एंटरिंग इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में है, इसलिए इसको पी ब्लॉक एलिमेंट भी कहते हैं इनको। ठीक है ना? और आप लोग एक बात और समझ सकते हैं कि इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका NS2 ये वाला हो गया, फिर यहाँ NS2 और यहाँ NP5, अर्थात इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2NP5 होता है। कितना होता है? NH2NP5 होता है। बताइए जरा, इतनी बात समझ में आई है क्या? कोई दिक्कत है क्या? यहाँ तक समझ में आ गई बात? चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए, अब यहाँ NaCl है, NaBr है, Ki है, ये सब के सब जो है हैलोजन परिवार के तत्वों से मिलकर बने हुए लवण हैं। समझ रहे हो? क्योंकि क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया, आयोडीन आ गया, इसीलिए वही बात दोबारा से दोहराई जाती है, हेलोस प्लस जीनस सी साल्ट प्लस टू प्रोड्यूस। ठीक है,
क्वेश्चन दूसरा आता है आप लोगों का, वो क्वेश्चन क्या है, वो है जिस प्रकार से बोर्ड में पूछा जाएगा कि हैलोजन परिवार के तत्वों की आवर्त सारणी में स्थिति व सामान्य गुणधर्मों की विवेचना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कीजिए। ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कब? बोर्ड के अंदर। तो चूंकि आज आप लोगों को मैं अधिक जानकारी के लिए बता दूं, यूपी बोर्ड ने 30% जो कोर्स है वो घटा दिया है। ठीक है, घटा दिया भले ही हो, लेकिन अब तक यदि परमानेंट क्लास चलती तो 60% कोर्स हो भी जाता, 40% भी हो जाता, 50% भी हो जाता। तो नुकसान बहुत ज्यादा है, समय बीत चुका है और आप लोगों के पास अब समय कम बचा हुआ है। जितना पढ़ेंगे उसको याद करते चलेंगे, ठीक है ना, अगर आपने अच्छा कुछ बेहतर करना है तो। नहीं तो रिजल्ट इसी प्रकार जिस तरह इस साल रहा है इसी तरह रह जाएगा। क्यों? क्योंकि गधे घोड़े सब एक लाइन में लग जाएंगे। जो बहुत पढ़ने वाला है उसके भी नॉर्मल नंबर आएंगे और जो जीरो है, जिसको आता ही नहीं पढ़ना, वो भी पास हो जाएगा अच्छे नंबरों से। ठीक है ना, फिर ऐसी स्थिति बनेगी। ऐसी स्थिति से कोई लाभ नहीं होता, इसलिए अच्छे तरीके से मेहनत करके पढ़ना चाहिए। ठीक है रणवीर भैया जी, आपने तो जीवन की प्रक्रिया ही बदल दी है? आज तक काम भी नहीं करा है ना। कोई बात नहीं, अब हमने टेंशन नहीं लेनी है। आप पढ़िए या ना पढ़िए, हम चिंता नहीं करते बिल्कुल भी, 1% भी। मेरी तरफ से एक अक्षर भी ना पढ़ो कोई भी बच्चा, ठीक है ना। पता है क्यों? बताऊं क्यों? क्योंकि जिस तरह पढ़ने वाला बच्चा 1000 रुपये एनुअल फीस देगा, उसी तरह आप दोगे। जिस तरह पढ़ने वाला बच्चा एनुअल चार्ज के साथ साथ अप्रैल, मई, जून, जुलाई की फीस देगा, अगस्त की फीस देगा, इसी तरह आप देंगे, भले ही चाहे पढ़ लो चाहे ना पढ़ लो। तो इसलिए मैं तो टेंशन अब लेता नहीं हूँ, मैंने तो कह लिया जितना कहना था। ठीक है ना, आपने यदि लगेगा कि मुझे पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं लगता है तो मत पढ़िए। ठीक है ना, आते रहो डेली, टाइम पास करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। माता पिता का पैसा खर्च होगा, 1 साल बाद वो भी करके बैठ जाएंगे, 1 साल बाद तुम फेल हो जाओगे, उसके बाद तुम अपना जिंदगी अपने हिसाब से लेके चलना। जब कहने के बाद भी कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है तो फिर कहने का लाभ क्या है बेटे आप लोगों को? क्या कहने से ही पढ़ाई होती है क्या? खुद नहीं होती क्या? खुद नहीं मन करता पढ़ने का कि हमें पढ़ना भी चाहिए? कोई माता पिता हमें कहें, गाली गुफ्तार करें, उल्टा सीधा बोले या गुरुजी कहें तभी तुम पढ़ोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी स्वयं की इच्छा से पढ़िए भाई, ठीक है ना। देखिए, दिख रहा है आपको? यहाँ दिख नहीं रहा है, इधर आ जाओ, यहाँ से देख लो तुम, ठीक है। इधर आके देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोगों को पूछा जाएगा जिस तरीके से हमने बताया है। देखिए, अब हम इसको लेकर चलते हैं। इस वर्ग के सभी तत्वों के बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अभी हमने क्या बताया, NH2 NP5 होता है, पता चलिए। इन सभी तत्वों में अंतिम विभेदी इलेक्ट्रॉन P उपकोश में प्रवेश करता है। P में कर रहा था लास्ट का एंटर इलेक्ट्रॉन। अतः ये सभी तत्व P ब्लॉक के तत्व हैं। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन उपस्थित होने के कारण इनको वर्ग 17 में स्थान दिया गया, ये भी बात बताई। हैलोजन के सामान्य गुणधर्म इस प्रकार है। नंबर 1 है उपस्थिति। उपस्थिति मतलब कहाँ कहाँ ये उपस्थित होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ होते हैं उपस्थित। देखो, उच्च क्रियाशीलता होती है इनकी। क्यों होती है? मैंने पहले भी बताया था कि इनके बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। 7 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये क्या करते हैं, झट से किसी के साथ में क्रिया करते हैं और उससे 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर लेते हैं 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, माइनस चार्ज आ जाएगा इनके ऊपर। तो इसीलिए कहा कि ये उच्च क्रियाशीलता के होते हैं। उच्च क्रियाशीलता के होते हैं तो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, ये कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे, किसी ना किसी साल्ट के फॉर्म में। कैसे? देखो, उच्च क्रियाशीलता के कारण ये मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। संयुक्त अवस्था में ये भूपर्पटी तथा समुद्री जल में पाए जाते हैं। कैसे? भूपर्पटी मतलब पृथ्वी की ऊपरी सतह पर, और समुद्री जल में पाए जाते हैं। इनके मुख्य खनिज हैलाइड खनिज, फ्लोरोस्पार, पेपाज, क्रायोलाइट, सिल्वीन, कार्नेलाइट आदि हैं, ठीक है। ये सब क्या है? इनके मुख्य खनिज हैं। आगे चलो, क्या है भाई?
देखो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इस वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np5 के रूप में होता है। अतः इनके बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न प्रकार से दिया जाता है। इसकी सीक्वेंस मैंने आप लोगों को बताई थी पहले भी, आज फिर बता दिए देते हैं। क्या है सीक्वेंस? देखो, सबसे पहले हमारे पास होते हैं यहाँ तत्व होता है, उससे पहले हम कोड बनाएंगे। कोड है हमारा इसका फूल खिले बाहर आई आंटी, फूल से F, खिले से Cl, बाहर से Br, आई से I और आंटी से AT। ये तो आपकी सीक्वेंस हो गई तत्वों को लिखने की, क्योंकि यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय तत्वों की सीक्वेंस बिगड़ गई, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, तो सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा, कि करी कराई मेहनत सारी जीरो हो जाएगी। इसलिए हमें इसकी सीक्वेंस सही से करनी चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं, सबसे पहले जो बात आती है, अब इसके बाद में क्या करना चाहिए, तो वो सबसे पहले बात ये आती है कि परमाणु क्रमांक कैसे सबके लिखे जाएं। यदि परमाणु क्रमांक लिखे गए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो पाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक हमें इनके सही परमाणु क्रमांक ना मिल जाएं। सही परमाणु क्रमांक मिलने के लिए सबसे पहले का तो सबको ही पता होता है, इसका 9 है। 9 है तो पहले क्या जोड़ दो? 8 जोड़ो। 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 17। 17 में फिर 18 जोड़ दो। 8 और 7 कितने हो गए? 15 है। ये कितने आ गए भाई? 35 आ गए। फिर इसमें 18 जोड़ दो, कितने? 53। फिर इसमें 32 जोड़ दो, कितना आ गया? 85। 85 आ गए क्या बेटे? तो ये इस प्रकार से आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, एक ये है UUS है यहाँ, इसमें फिर 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 117। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक लिख सकते हैं। अब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। देखिए 2-3 का मैं कराता हूँ, बाकी का खुद करना, घर पर बैठ कर अभ्यास करना। 9 का करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p5। किसके अनुसार है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? ये आप बाऊ के नियम के अनुसार है। दूसरे वाला हमने किया 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। देखो पूरे हो गए क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते समय एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि 1s के नीचे 1s आना चाहिए, 2s के नीचे 2s, 2p के नीचे 2p, फिर आगे सीक्वेंस में बढ़ना चाहिए। अगर VT से हम लाइन खींचे तो सारे के सारे ये संरेखा में होने चाहिए। बात ये है। अब आगे आ जाइए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p। देखिए ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं। 1s2, 2s2, 2p6 और फिर 3s2, 3p6, 3d में हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे बाद में, जैसे कि हमारी तरीका है करने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले 4s2, 4s2 के बाद 3d10 और फिर यहाँ 4p5। तो आप लोग देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 35 हो रहे हैं या नहीं? नमस्ते जी। देखो 2, 4, 6 कितने हो गए? 2, 4, 4 और 6, 10, 2, 12, 6, 18, 10, 28, 2, 30 और 5, 35 पूरे हो गए क्या? अच्छा, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे भाई, बताओ क्या करें हम? ये इसमें कितने हो गए? इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो इस प्रकार से हम सभी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और सभी के लास्ट में जो उपकोष में इलेक्ट्रॉन आएंगे वो 7-7 आएंगे।
सात सात इलेक्ट्रॉन आ रहे तो आर्यन भैया जी इसी कारण क्या पता चला हमें पी ब्लॉक के में हैं क्या तत्व। अच्छा कहाँ रखे गए? सात से पता चलेगा पी ब्लॉक के हैं। ये तो इस चीज से पता चले कि लास्ट का इलेक्ट्रॉन पी वाले में प्रवेश कर रहा है, इसलिए पता चल गया कि पी ब्लॉक के तत्व हैं। सात से क्या पता चला मेरे बेटा? कौन बताएगा? हाथ ऊपर करे। आप नहीं बता सकते। सात से क्या पता चला बेटे आप बताओ? 7A ग्रुप में रखा। सात से हमें पता चला कि ये तत्व जो है सातवें वर्ग में यानी कि 7A रोमन में अगर लिखेंगे तो 7A आगे समझ में। और 7 इलेक्ट्रॉन से पता चला 10 + 7 बराबर 17वें वर्ग में इनको रखा गया है। अभी तो बताई थी ये बातें, आप भूल जाते हो, भूलना नहीं है इनको, ठीक है। अब आगे चलते हैं। भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था बोलते हैं फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट में हम क्या पढ़ेंगे भाई? ध्यान से देखना। भौतिक अवस्था पहले भी पता है, सभी हैलोजन तत्व अध्रुवीय हैं। कैसे हैं? अध्रुवीय। सहसंयोजक द्विपरमाणविक अनुरूप में पाए जाते हैं, मतलब Cl2, I2, F2 आदि रूपों में ये पाए जाते हैं। फिर इन्होंने कहा, ये दिखा दिया देखो एग्जाम्पल। फिर कहा परमाणु क्रमांक में वृद्धि के साथ साथ इन तत्वों के क्वथनांक बढ़ते हैं जबकि वाष्पशीलता कम होती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी क्वथनांक बढ़ते चले जाएंगे। क्वथनांक क्यों बढ़ते चले जाएंगे? क्योंकि परमाणुओं का आकार बढ़ता चला जाएगा और अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक बढ़ता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? अणुभार के। कौन? क्वथनांक। समझ गए जी? इसलिए हमने कहा F2, Cl2, Br2, I2 क्वथनांक में क्या कह दिया? बढ़ता हुआ दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं, ये गलनांक दिखाया है, ये क्वथनांक दिखाया है इस टेबल में। क्लियर है? अधिक अगर थोड़ा बहुत इसके लिए जानना है तो आप लोगों के पास बुकें हैं सबके, जिसके पास नहीं है वो बुकें अपनी ले ले, ठीक है ना। लेकिन बुकों से पहले सबसे पहला काम ये है कि बोर्ड फीस जिसकी नहीं जमा हुई कराओ जल्दी से, ठीक है नहीं? क्योंकि भाई दिक्कत होगी आप लोगों को, फिर किसी का फार्म वार्म छूट गया ना हुआ जमा, फिर 11वीं में ही रहना, 12वीं में नहीं आ पाने के फिर, क्योंकि पेपर ही नहीं दे पाने के 12वीं के बोर्ड के क्या फायदा होगा फिर। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं परमाणु व आयनिक त्रिज्या। परमाणु व आयनिक त्रिज्या कैसे पता चलेगी? परमाणु त्रिज्या का पता है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं किसी वर्ग में परमाणु के कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। परमाणु के कोषों की संख्या बढ़ने के साथ साथ परमाणु का आकार व त्रिज्या भी बढ़ती चली जाती है। तो हमने कहा कि जैसे जैसे ऊपर से नीचे आएंगे परमाणु त्रिज्याएं बढ़ जाएंगी, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर बात करते हैं ऊपर से नीचे जाने की तो कह रहे हैं कि त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन अगर बात करें आगे की ओर चलने की, आवर्त में, किसमें? आवर्त में आगे की ओर चलने की, तो ये सबसे लास्ट में जो लाइन है ना, उससे पहले वाली लाइन है हैलोजन की। क्या है? हैलोजन की। तो यहां तक पहुंचते पहुंचते त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। यहाँ क्या हो? यहाँ तो बढ़ती है, यहाँ इधर की साइड चलते हैं तो कम होती चली जाती है। क्लियर हुई बात? कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये भी बताऊंगा कम क्यों होती है। क्योंकि कोषों की संख्या समान रहती है तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस कोष में, जिस कोष की हम बात कर रहे हैं, उसमें बढ़ती चली जाती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने से प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का मान ज्यादा होता चला जाता है और प्रभावी नाभिक के आकर्षण बल का मान ज्यादा होने से परमाणु का आकार व त्रिज्या छोटी हो जाती है। क्लियर होगी बात? आगे चलिए देखो, खत्म होगी ये भी बात। टेबल में इसे भी हम जो है दर्शा देंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, ठीक है। ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं। परमाणु त्रिज्या देखो बढ़ती जा रही है क्या? आयनिक त्रिज्या देखो बढ़ती जा रही है क्या? तो बढ़ते क्रम में दिखा देंगे, बिल्कुल सीक्वेंस में तो कोई नहीं लिख सकता। इनको लिखने के लिए हमने तरीका बताया था कि पॉइंटों में इनको बढ़ते हुए दिखा दिया करें। और त्रिज्या वगैरह जो होती है, दूरी जो होती है केमिस्ट्री के अंदर, वो लगभग एंगस्ट्राम में मापी जाती है।
परमाणु की त्रिज्या क्या में मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में, तो इसलिए सबको एंगस्ट्रॉम में दर्शा देंगे। पॉइंटों में 1.3, 1.55, 1.67 यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिखा दीजिए, ठीक है, क्योंकि लिखाना बढ़ जाती है इसलिए। अब परमाणु का आयतन व घनत्व, आयतन का मतलब है अक्षेत्रफल से कितना बड़ा है, घनत्व का मतलब है भारीपन से कितना भारी है, तो इतना बड़ा होगा उतना ही भारी होगा, है कि नहीं? अब देखियो, जितना बड़ा उतना ही भारी, तोल लो चाहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? आई इनको देख लो, इनको देख लो, इनको देख लो, जितना छोटा आयतन उतना ही कम वजन। मुझे देख लो, जितना बड़ा आयतन बॉडी का उतना ही ज्यादा वजन। क्लियर होगी बात? समझ गए होंगे। मैं नॉर्मली केमिस्ट्री को समझाने के लिए किस भाषा में? अपनी घरेलू भाषा में समझना चाहिए ताकि उसे अच्छी तरीके से समझा जा सके, ठीक है भाई? अब देखो, परमाणु में आयतन व घनत्व दोनों फ्लोरीन से आयोडीन तक बढ़ते हैं, ठीक है? क्यों बढ़ते हैं? देख लो, फ्लोरीन का वजन कम नहीं था क्या? आयोडीन का वजन ज्यादा नहीं है क्या? वजन ज्यादा है तो घनत्व भी तो ज्यादा होता है, क्योंकि द्रव्यमान अनुक्रमानुपाती किसके? घनत्व के। समझ में नहीं आई बात? आई नहीं समझ में? अब इसलिए हमने कह दिया फ्लोरीन का यहाँ कम दिखा दिया, यहाँ ज्यादा कर दिया, यहाँ उससे ज्यादा, यहाँ उससे ज्यादा। आगे चलिए, आगे चलिए। क्वथनांक या आयनन ऊर्जा आ गई है बात। आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा क्या होता है? छोटी परमाणु त्रिज्या के कारण इन हैलोजन अपने पूरी आवर्त सारणी में सबसे इधर है ना, सबसे इधर से इधर है। कहाँ है? सबसे इधर या उधर? सबसे इधर से, यानी कि सबसे इधर तो ये हो गया यहाँ है, इससे इधर है, यहाँ है, कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ है हैलोजन। अब हमने कहा सबसे इधर से इधर होने के कारण इनकी जो आयनन ऊर्जा है वो सबसे ज्यादा है। क्यों है? क्योंकि वहां पर त्रिज्या सबसे छोटी हो जाती है, और त्रिज्या छोटी हो जाएगी तो क्या होगा? आयनन ऊर्जा का मान वहां पे ज्यादा होगा। क्यों होगा? क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 17.4, 13.0, 11.8 और 10.4 ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दर्शाई जाती है, ये आपको पता भी है। आयनन ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता है, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ये सब इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति मोल में दर्शाई जाती हैं। काय में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति परमाणु या मोल में दर्शाई जाती हैं। ये इनको यहाँ पे दिखा देना है। तो इसमें कहेंगे आप आयोडीन की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, ठीक है? आयोडीन की आयनन ऊर्जा क्या होती है? सबसे कम। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। अपने परिवार में आयोडीन की त्रिज्या सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी है, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। समझ में आई बात? एस्टेटिन आ जाएगा, इसके बाद भी आ जाएगा, उसके बाद एक और भी है। मतलब यहीं तक का हमने सॉल्यूशन लिया टेबल में, तो टेबल के अनुसार दर्शा रहे हैं फिलहाल, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रॉन बंधुता पर। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या? इतना पोर्शन हमने पहले करा दिया था, अब आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन बंधुता वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्लोरीन तक बढ़ती है, फिर घटती है। ये ध्यान रखना है, क्लोरीन तक बढ़ती है और फिर घटती है। अब इलेक्ट्रॉन बंधुता का पता होना चाहिए, क्या होती है इलेक्ट्रॉन बंधुता? कौन बता सके? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में कौन बता सकता है? ऋणात्मक बनाने की मैं ही बताता हूं इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है, क्योंकि हमें हर चीज की परिभाषा देकर बतानी पड़ती है। अंतरावकाश से किसी विलक गैस या परमाणु में, अंतरावकाश मतलब बाहर से, समझ रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन डालने के पर जितनी ऊर्जा निकलती है, हाँ जी, आयनन ऊर्जा क्या है? इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं बाह्यतम कोश के अंदर, ऊर्जा निकल रही है? और यहाँ क्या हो रहा? समझाइयो, समझाओ, देखो कैसे समझाएंगे, समझ लो, अभी रलो ना, कन्फर्मली बोलेंगे फिर। ये क्या है? ये परमाणु है, ये बाह्यतम कोश है। इस बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो ऊर्जा देनी पड़ेगी, ऊर्जा देनी पड़ रही है, ऊर्जा। तो जो ऊर्जा दे रहे हैं वो है आयनन ऊर्जा। कौन सी है आयनन ऊर्जा? जो देनी पड़ रही है, ठीक है।
अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, बाहर से इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, इसमें अंतरावकाश से इलेक्ट्रॉन डाल रहे तो ऊर्जा निकलेगी। तो जो ऊर्जा निकलेगी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या निकलती है जो ऊर्जा। ठीक है, अब आपने थोड़ा सा अगर आगे 2-4 लाइनें और पढ़ी हो उसमें तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ऊर्जा निकलती है, लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन देने पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ऊर्जा भी देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि ये ऋणात्मक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन पे भी ऋणात्मक चार्ज होता है, तो माइनस चार्ज को रिफ्लेक्ट करता है। रिफ्लेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं कर पाता, तो एंटर कराने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, जब जाके इलेक्ट्रॉन इसमें एंटर करता है। और इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, जो ऊर्जा फिर जो आपको देनी पड़ रही है वो द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है। जो तीसरा इलेक्ट्रॉन डालने पर देनी पड़ती है वो तृतीय इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लियर होगी बात इतनी? रिन्यूअल हो गया सारा पोर्शन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इसको भी हम मापते हैं। ठीक है, ये दिखा दिया आपने। क्लोरीन तक बढ़ती है फिर घटती है। क्या दिखाया? 3.6, 3.8, फिर 3.5, फिर 3.2, मतलब 8 ना समझ लियो इसे, 3 है वो। ठीक है जी। तो पहले क्या हुई, बढ़ी फिर घटी। फ्लोरीन की बंधुता का मान कम होने के कारण इसका छोटा परमाणु आकार होता है, जिसके कारण इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होता है। इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, सबसे कम। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कठिनता से जुड़ता है। किसमें? फ्लोरीन में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व वहां क्या है, ज्यादा है बेटे। इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान तो ज्यादा है, ठीक है नहीं? ज्यादा होना चाहिए। आकार छोटा है, घनत्व ज्यादा, जब भी तो हो। ज्यादा करो इसे। सर आकार जब छोटा है मतलब कि आयतन जब छोटा है तो वजन बेटे बाह्यतम कोश की बात कर रही है। बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉन घनत्व मतलब इलेक्ट्रॉन की क्राउड, इलेक्ट्रॉन की संख्या आकार के हिसाब से ज्यादा होगी फ्लोरीन में, क्लोरीन की तुलना में, ब्रोमीन की तुलना में। बाह्यतम कोश में तो 7 है, तो 7 ही रहेंगे सब में। सब में 7 तो रहेंगे, लेकिन उनका परमाणु का आकार तो बढ़ा हुआ होगा, इसका छोटा है। एक छोटे कमरे में 7 आदमी देख लो और एक बड़े कमरे में 7 आदमी देख लो, एक उससे बड़े कमरे में 7 आदमी देख लो, तो घनत्व किसमें ज्यादा होगा? छोटे वाले में ना। छोटे वाले में नहीं होगी, क्योंकि वहां आयतन की कमी नहीं होगी। आयतन की कमी होगी, घनत्व ज्यादा होगा। घनत्व इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि उसमें द्रव्यमान ज्यादा है आयतन की तुलना में। ये बात है कहने की। तो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण तभी तो हो। फिर 7 आदमी भर रहे छोटे से कमरे में, उस चीज में 7 ही आ सके। एक और ठूसना चाह रहे आप तो क्या होगा? धक्का मुक्की होगी। धक्का मुक्की का मतलब है प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण होगा तो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कठिनाई से आएगा। चलो रेल के डिब्बे में चढ़ा भी दिया कोई एक ढूंढ ठांसी के, लेकिन क्या होगा? होगी तो दिक्कत ही, तो मतलब कठिनाई से एंटर करेगा वो। ठीक है, तो हमने कहा फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की कम, उससे कम ब्रोमीन की, उससे कम आयोडीन की होती है। तो इसने कहा इलेक्ट्रॉन बंधुता का सही क्रम पूछ रहे कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है क्या इलेक्ट्रॉन बंधुता, और क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की तो इसलिए नहीं है सबसे ज्यादा, क्योंकि फ्लोरीन का ये हमने कारण दिया है यहाँ पर सारा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एंटर नहीं करता आसानी से, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान कम होता है। किससे? क्लोरीन से। क्लोरीन का ज्यादा, फ्लोरीन का कम, ब्रोमीन का उससे कम, आयोडीन का उससे कम। ये वाला क्रम सही है। ठीक है, याद रखना, ये आता है पेपर में क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन के रूप में आएगा अलग से। विद्युत ऋणात्मकता पढ़ेंगे हम। विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है भाई, समझ में तो आ रहा है? आ भी रहा नहीं? देखो, विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रॉन के युग्म को अपनी ओर खींचने की अक्षमता इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन के युग्म को जो बंध बनाने में भाग लेता है उसको अपनी ओर खींचना ही तो इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाता है। आवर्त सारणी में हैलोजनों की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर ज्यादा रखते हैं। ठीक है जी। देखो, इसने फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन की उससे कम, ब्रोमीन की उससे कम, आयोडीन की उससे कम। विद्युत ऋणात्मकता का मान फ्लोरीन से आयोडीन तक घट रहा है, तथा ज्ञात सभी तत्वों में फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा है और आयोडीन का सबसे कम होता है। बात आती है ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? सबसे
अधिक ऋण विद्युती होने के कारण यह फ्लोरीन सदैव -1 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। ये तत्व क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन +1, +3, +5 और +7 ऑक्सीकरण अवस्था तक प्रदर्शित कर देते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था इतनी सारी क्यों हो, संयोजकता इतनी सारी क्यों नहीं होती? ऑक्सीकरण अवस्था सदैव प्लस और माइनस में हो सकती है, संयोजकता प्लस और माइनस में नहीं होती, सदैव एक पूर्णांक होती है। ठीक है, ये संयोजकता एक ही क्यों होती है? क्योंकि किसी भी यौगिक के अंदर, किसी भी कंपाउंड के अंदर किसी तत्व की जो संयोजकता होगी वो सदैव एक ही होगी। जैसे क्लोरीन की संयोजकता एक होती है तो किसी भी यौगिक में आप लोग देख लो संयोजकता एक ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन अगर बात करें ऑक्सीकरण अवस्था की, तो ऑक्सीकरण अवस्था में आपने एक टॉपिक आया था ऑक्सीकरण अवस्था, उसमें आपने परिभाषा दी थी, अगर आप लोगों के याद है तो ठीक है, नहीं तो मैं याद करा देता हूं। उसमें क्या बात बताई थी कि भिन्न भिन्न यौगिकों में किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या भी भिन्न भिन्न होती है। कैसे होती है? क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या की अवस्था की परिभाषा क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा है किसी यौगिक में किसी तत्व के ऊपर उपस्थित वास्तविक या काल्पनिक आवेशों की संख्या को ही, या आवेशों की संख्या के मान को ही ऑक्सीकरण अवस्था कहते हैं। जिस प्रकार H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है। अगर H2S की बात करें, H2S में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या -2 है। क्या समझे? -2 है क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का एक चार्ज होता है, 2 × 2 तो इधर -2। तो H2S में और H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 और -2 हो रही है, तो भिन्न भिन्न है। तो इसका मतलब ऑक्सीकरण अवस्थाएं बदल सकती हैं, संयोजकता कभी भी नहीं बदलती। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं संयोजकता की। देखो बेटे, पेज नंबर 68 जो कि PDF का आप लोगों के पास पहुंच चुका है, सभी विद्यार्थियों के पास। आप उससे उम्मीद करता हूं मैं पढ़ भी रहे होंगे, काम भी कर रहे होंगे अपना, लेकिन हम अब वीडियो के माध्यम से इसको समझने का कोशिश कर रहे हैं। हाइड्रोजन परिवार के तत्वों के बाह्यतम कोश में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं तो इसीलिए इनकी संयोजकता भी एक होती है। क्योंकि संयोजकता की परिभाषा क्या है? संयोग करने की अक्षमता। परिभाषा क्या है? किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित उन इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो बंध बनाने में भाग लेते हैं क्या कहलाते हैं? या किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। ये इनकी परिभाषा है। तो हम कहेंगे फ्लोरीन की आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणात्मकता सभी तत्वों में सबसे अधिक होती है। ये बात ध्यान रखना भाई, आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की क्या होती है? सबसे अधिक होती है। अब इसके बाद बात करते हैं अधात्विक गुण की। अब धात्विक गुण क्या होता है बेटे? इनको पता होना चाहिए धात्विक गुण और अधात्विक गुण क्या हो। धात्विक गुण क्या हो? तत्व के द्वारा या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन के दान देने की प्रवृत्ति को धात्विक गुण कहें, और तत्व के द्वारा या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति को अधात्विक गुण कहें। अधात्विक गुण कहें। क्यों कहें? क्यों इसलिए कहते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद परमाणु के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है, ऋणायन बन जाता है। ऋणायन बन जाता है तो इसीलिए हम कहते हैं कि अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, और तत्व या परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को दान देने के पश्चात परमाणु के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज आ जाता है तो धातु का गुण प्रदर्शित करता है। तो इसलिए ये परिवार जो है हमारा, ये परिवार इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश तो करता नहीं ना, इसमें गुंजाइश है। यहाँ कैसे देखो, ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। यहां से देखो, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है तो क्या ऋणायन बनाएगा बेटे? ऋणायन बनाएगा तो अधात्विक गुण प्रदर्शित करेगा। हम कहेंगे हैलोजन परिवार के सभी तत्व अधातु हैं। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर अधात्विक गुण घटता है, धात्विक गुण बढ़ता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जा रहे तो परमाणु का आकार बढ़ रहा है, परमाणु का आकार बढ़ रहा है तो प्रभावी नाभिक आकर्षण बल का मान घट रहा है, और घट रहा है तो इलेक्ट्रॉन कम बल लगा करके ही बाहर निकल जाता है। इतनी बात समझ में आ गई है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो बेटे, अब जा ध्यान से सुनो बात।
भेज दो, अच्छा ही है, हम भी पैसे पूसे कमा लेंगे, किराए कुराए चले जाएगा हमारा। भाई बहुत दिक्कत हो रही है हमें, है नहीं? 2 पैसे कहीं से आवेंगे जब भी तो दिए जाएंगे। क्यों, क्या समझे भाई? भाई जब तक आने की नहीं, जब तक थोड़ा ही जाओ, और जब आवेंगे तो दिए भी जाएंगे, ये नहीं? भूखा किसी को क्या खिला देगा? बताओ, खिला देगा? जो कोई खुद भूखा है वो दूसरे को खिला सकता है क्या? बताओ, खिला सकता है क्या? नहीं खिला सकता। पहले खुद कुछ होना चाहिए, जब वो दूसरे को खिला पाएगा। चलिए, अब अगर हम ही ज्ञान में कम हो तो हम तुम्हें ज्ञान दे देंगे क्या? जब हमारे में ज्ञान ही नहीं है। जब ज्ञान का भंडार होगा वही दूसरे को दे सकता है कुछ थोड़ा बहुत। लेकिन अब दिक्कत यही हो रही है, यहाँ से विडम्बना ही हो रही कि जीरो से सीख रहे तुम, जीरो से, जिसे कुछ आता ही नहीं उससे तुम सीखने की कोशिश करते हो। अब हम तो जीरो ही हैं, अब हमारे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। बताओ, आप कुछ सीख पाओगे क्या? आप तो कुछ भी नहीं सीख पाने के है बेटे। यही तो विडम्बना हो रही है, समस्या यही हो रही है ना? जीरो से भला कोई सीख सकता है क्या? सीख तो नहीं सकता। सीख सकता है, कैसे? बताओ, कैसे सीख सकें जीरो से? बता सके कोई तुम्हारे में से, जीरो से कैसे सीख सकते हैं? नहीं पता किसी को भी? बताओ। अरे पागलो, अरे मूर्खो, तुम लोग समझो कि किसी भी चीज की जो शुरुआत होती है वो जीरो से ही तो होती है भाई? तो जीरो से ही तो सीखेंगे, और कहां से सीखेंगे? शुरुआत कहां से होती है?